हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जब एक पार्टिकल को या यूं कहें कि जब एक सबस्टेंस को दूसरे सबस्टेंस में डिजॉल्व करते हैं तो बनने वाला सॉल्यूशंस का बिहेवियर कैसा होता है। ठीक है, तो बिहेवियर का मतलब जो डिजोल्यूशन प्रोसेस होता है वो एक आइडियल टाइप का सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहा है या एक नॉन आइडियल। तो जब हम लोग बात करते हैं कि आइडियल एंड नॉन आइडियल के बारे में, ठीक है, तो पहला तो कंडीशन ये है कि लिक्विड को जब जनरली लिक्विड में हम डिजॉल्व करते हैं और देन अगर हम कंप्लीटली मिसिबल का केस लें, उसके अंदर भी अगर हम ध्यान से देखें कि सॉल्यूशन आइडियल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। पर प्रॉब्लम ये है कि हम किस बेसिस पे ये तय करें कि बनने वाला सॉल्यूशंस आइडियल है या नॉन आइडियल है। ठीक है, तो हमें ना उसकी कंडीशन पता होनी चाहिए। उस बेसिस में हम ये बताएंगे कि सॉल्यूशन आपका क्या है, आइडियल है या नॉन आइडियल। तो बिहेवियर कैसा है, तो मेरा मीनिंग बस सिंपल सा है। मैंने आपको एक सिंपल सी बात कही है कि लेट सपोज आपने एक सबस्टेंस ए को सेकेंड सबस्टेंस बी में डिजॉल्व किया, इसको इसमें लेट सपोज डिजॉल्व किया, है ना। अब डिजॉल्व करने के बाद जो आपका सॉल्यूशन बना हुआ है, ये जो प्रोसेस है वो लेट सपोज डिजोल्यूशन प्रोसेस है और यहाँ पर आपका एक सॉल्यूशन बन गया। अब हमें फाइंड आउट करना है कि सॉल्यूशन जो है वो आइडियल है और ये नॉन आइडियल है। तो क्या कंडीशंस होंगी जिसके बेसिस पे हम ये पता लगाएंगे कि जब सबस्टेंस ए सबस्टेंस बी को डिजॉल्व किया गया तो बनने वाला सॉल्यूशंस आइडियल बिहेवियर दे रहा है कि नॉन आइडियल बिहेवियर दे रहा है। ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, जनरली इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं तो सर्टेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। अगर सारे पॉइंट्स को ध्यान रखोगे तो किसी भी एग्जाम के किसी भी लेवल का एग्जाम हो, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस इसके बाहर कभी नहीं आएगा। पूरा डेटा हम लोग देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि एक आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है। जनरली अगर एक लाइन में बताया जाए कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, हालांकि इसकी बहुत सारी कंडीशंस हैं, तो बहुत एक बेसिक टर्म की बात करें तो आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं वो जनरली ये बोलते हैं कि राउल्ट लॉ फॉलो करते हैं। ठीक है, राउल्ट लॉ जो है, क्योंकि राउल्ट लॉ का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो आइडियल सॉल्यूशन या सॉल्यूशन के आइडियल बिहेवियर के बेसिस पे ही है। ऐसा सपोज किया गया कि सॉल्यूशन आइडियल बिहेवियर दे रहा है, देन राउल्ट लॉ जो है अप्लीकेबल होगा। ये उसकी कंडीशन है और लिमिटेशन भी है। तो जनरली हम फर्स्ट स्टेप ये बोल सकते हैं कि जब डिजॉल्व करते हैं तो बनने वाला सॉल्यूशन जो है ये राउल्ट लॉ को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब राउल्ट लॉ के सारे एप्लीकेशन या राउल्ट लॉ के सारे जितने भी फॉर्मूले हैं वो इस पे अप्लीकेबल होंगे, है ना। तो मैं फर्स्ट पॉइंट ये बोल सकता हूं कि फॉलो राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ फॉलो करता है, पर राउल्ट्स लॉ की कंडीशंस होती हैं, है ना। हर एक अलग अलग टेम्परेचर पे राउल्ट, ये नहीं है कि राउल्ट्स लॉ किसी सर्टेन टेम्परेचर पे कोई सॉल्यूशन फॉलो कर रहा है। अगर टेम्परेचर, सपोज मैं क्या कह रहा हूँ, लेट सपोज टेम्परेचर आपका 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस टेम्परेचर पर ये सॉल्यूशन राउल्ट लॉ फॉलो करता है। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर को हमने चेंज कर दिया, कुछ भी कर दें, है ना, तो टेम्परेचर लेट सपोज अपने 100 कर दिया या 100 कर दीजिए, 200 कर दीजिए, टेम्परेचर चेंज करने पर भी वो बिहेवियर बदलना नहीं चाहिए। एक तो ये पॉइंट, मतलब हर एक टेम्परेचर पर ये राउल्ट लॉ फॉलो करेगा। सेकंड, कंसंट्रेशन में छेड़खानी करते हैं। दैट मीन्स सबस्टेंस ए की वैल्यू बढ़ा दें, चेंज कर दें, कम कर दें, या सबस्टेंस बी की वैल्यू बढ़ा दें। ठीक है,
दैट मीन्स कंसंट्रेशन अगर हम चेंज कर दें, बार बार करते गए, तो अदर अदर अलग अलग लाइक कंसंट्रेशंस पे भी ये फॉलो करेगा। तो मैंने ये कहा कि फॉलो राउट लॉ, आइडियल सॉल्यूशन राउट लॉ फॉलो करते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली एट ऑल टेम्परेचर, है ना, किसी भी टेम्परेचर या ऑल रेंज ऑफ टेम्परेचर, ये लिखना ज़्यादा ठीक होगा, है ना, ऑल रेंज ऑफ concentration and all range of temperature। पूरी बात को समझना बहुत अच्छी बात है, ठीक है, अधूरी बातें खतरनाक होती हैं। तो मैंने सिंपल कहा कि ये राउट लॉ फॉलो करते हैं, किसी भी टेम्परेचर पे फॉलो करेगा, ठीक है। हेनरी लॉ बहुत एक लिमिटेड कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के लिए वैलिड था, ठीक है, तभी तो राउट लॉ आया था। तो एक पहला पॉइंट हो गया कि ये सभी टेम्परेचर, सभी रेंज के कंसंट्रेशन पर ये फॉलो करेगा, किसको, राउट लॉ को। दूसरा क्या है, अगर आप ये समझो कि सबस्टेंस ए है, तो इस पार्टिकल में, इस बीकर में ए के बहुत सारे सबस्टेंस होंगे, ऑब्वियस है ना, ए के बहुत सारे पार्टिकल होंगे, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, बहुत सारे पार्टिकल होंगे, यहाँ पर ऐसे ही बी पार्टिकल होंगे, ठीक है। तो पार्टिकल टू पार्टिकल या मतलब मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, ठीक है। व्हाई आई एम सेइंग पार्टिकल, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में है ये या आयनिक फॉर्म में, तो मैंने पार्टिकल वर्ड इस्तेमाल किया। लेट्स सपोज मॉलिक्यूल है, तो ए मॉलिक्यूल, तो हर एक मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहे होंगे, जिनको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं। तो प्योर स्टेट में अब ए मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, है ना, या इसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, या इसके बीच में, हर एक ए, मैं सिंपल कह रहा हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि लेट्स सपोज प्योर स्टेट में जो ए हमारा क्या था, सेकंड पॉइंट, मैंने बस सिंपल कहा कि ए और ए टाइप के जो, क्योंकि ये ए सिमिलर ही है, इनके बीच का जो इंटरेक्शन है, या आप इस सेकंड वाले की बात करो, बी और बी के बीच के इंटरेक्शन की बात करते हैं, तो ए के बीच में, बी की, ये दोनों ही इंटरेक्शन जो हैं, ये क्या है, सिमिलर इंटरेक्शन है, ठीक है। या तुमसे मैं सिंपल कह रहा हूं कि सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल हैं, ये क्या है, सिमिलर बिकॉज क्यों, ए एक ही जैसा है ना, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें अब इसको डिजॉल्व करके जो तुमने बनाया सोल्यूशन, क्या बना दिया, सोल्यूशन। अब इस सोल्यूशन में बहुत सारे ए पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे बी पार्टिकल्स हैं, है ना, सिंपल सी बात है, सब कुछ एक दूसरे में डिजॉल्व हो चुके हैं। ओके, नोटिस मैं क्या कर रहा हूं, लेट्स सपोज मैं कंपेयर करूं ए और बी में, ये जो हमारा है वो सिमिलर तो है नहीं, डिसिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, इतनी कहानी हम साइड में रखते हैं, ठीक है। मैंने एक सिंपल सी बात कही आपसे कि जो सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में और इधर भी, या डिसिमिलर, अब ए भी तो डिफरेंट हो गया, तो इधर के इंटरेक्शन, मतलब ये ए के बीच में, जो अब सपोज ए के बीच में इंटरेक्टिव फोर्स अगर एक्स है, तो बी और बी भी एक्स होना चाहिए, और ए बी के बीच भी एक्स होना चाहिए। दैट मीन्स सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल और डिसिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन सेम होना चाहिए, तभी वो आइडियल होगा। तो ये सेकंड कंडीशन है। क्या कंडीशन है, द इंटरेक्शन बिटवीन द सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, दैट मीन्स ए कॉमा बी इज एग्जैक्टली सेम एज द डिसिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल ए बी। बात समझ आ रही है इतनी, है ना। इसका मीनिंग क्या है, अगर ये मैंने कहा कि ये जो इंटरेक्शन है, सेम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, या सेम इंटरेक्शन बोल सकते हो, ठीक है। सेम इंटरेक्शन कब होगा,
कभी भी अगर मॉलिक्यूल एक जैसे हैं, एक दूसरे के आइडेंटिकल, ये ए पार्टिकल ये बी पार्टिकल, अगर ए बी पार्टिकल एक दूसरे के जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, शेप में, साइज में, करैक्टर में, तभी इनका इंटरेक्शन सेम होगा। इसका मीनिंग क्या है? अगर ए बी या ए बी बी सारे इंटरेक्शन एक जैसे हैं, सेम हैं, तो इसकी मीनिंग क्या निकल के आई वो समझते हैं रिवर्स केसेस में। तो मीनिंग ये है क्या कि ए एंड बी जो हैं आर आइडेंटिकल in shape, size and character। ठीक है, ये शेप, साइज और करेक्टर में क्या होंगे? ये आइडेंटिकल होंगे, एक जैसी प्रॉपर्टीज को करेंगे। दूसरी बात, थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट क्या है? अब सब्सटेंस ए को बी में डाला गया, सब्सटेंस ए को बी में डाला गया, ठीक है। अब लिक्विड एंड लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो अगर इनको मिक्स किया गया तो लेट सपोज हमारे पास सब्सटेंस ए जो था वो 100 ml था, ये भी क्या था? 100 ml था। तो डिजॉल्व करने से पहले टोटल कितना वॉल्यूम था? टोटल वॉल्यूम था 20 ml, ठीक है। डिजॉल्व करने के बाद जब सोल्यूशन बना तो इसका वॉल्यूम भी 20 ml होना चाहिए। कंडीशन क्या है? मिक्स करने पर आपका फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए। यहां से अगर डेल्टा वी निकालोगे, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग, तो क्या होगा? फाइनल, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो फाइनल लेट सपोज 20 था, बाद में भी 20 है, ठीक है। इसका मीनिंग है आंसर आएगा 0। इसका मीनिंग मैं तुमको शांति से बताता हूं। आइडियल सॉल्यूशन के लिए आपका वॉल्यूम मिक्स करने के बाद इंक्रीज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इक्वल टू 0। ये चीज याद रखिए, मिक्सिंग में डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंज, इनिशियल से फाइनल में कितना चेंज आया, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। और इसका मतलब क्या है? अगर डेल्टा वी मिक्सिंग 0 आया है, इसका मीनिंग क्या है? तो सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम है और सॉल्यूशन के इनिशियल वॉल्यूम के इक्वल है। तभी मैंने एग्जांपल लिया 10 ml का, ठीक है ना। मैं खाओ तो लिख दूं, दैट इज टोटल वॉल्यूम ऑफ solution is equal to the sum of the volume of liquid। ऑब्वियस, जो कंपोनेंट थे। दूसरा पॉइंट क्या है? जब सब्सटेंस ए को सब्सटेंस बी में डिजॉल्व किया गया, उस समय डिजोल्यूशन प्रोसेस में क्या एंथैल्पी में कोई चेंज आया क्या? है ना, एंथैल्पी आप डिजोल्यूशन देख सकते। तो लेट सपोज इनिशियल एंथैल्पी कुछ होगी, लेट सपोज इनिशियल एंथैल्पी आपकी जो है H इनिशियल है, फाइनल एंथैल्पी भी होगी H फाइनल है। तो HF माइनस मतलब H फाइनल माइनस H इनिशियल निकाले तो क्या होना चाहिए? तो एक बात समझिए, कभी भी जब डिजॉल्व करते हैं तो एंथैल्पी में चेंज नहीं होना चाहिए। इनिशियल एंथैल्पी फाइनल एंथैल्पी के इक्वल होनी चाहिए। तो हमारा फोर्थ पॉइंट, डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। और डेल्टा H का मीनिंग क्या है? H फाइनल माइनस H इनिशियल। ये बात समझिएगा। इसका मतलब डिजोल्यूशन प्रोसेस में ना तो हीटिंग इफेक्ट आएगा ना तो कूलिंग इफेक्ट आएगा। डिजॉल्व करते ही टेम्परेचर भी कांस्टेंट बना रहेगा, एनर्जी कोई एनर्जी चेंज नहीं होगी, ठीक है। कुछ भी बदलेगा नहीं उसमें, ना एनर्जी लॉस होगी, लॉस तो कैसे भी नहीं होती, ना एनर्जी सब्सटेंस के अंदर ना कम पड़ेगी ना बढ़ने वाली है, ठीक है। इतनी बात समझिएगा।
तो हम कह सकते हैं इस वाले कंडीशन में डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग जब जीरो, डेल्टा एच बेसिकली देखो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग का मीनिंग क्या था, चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग मिक्सिंग, है ना, चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग मिक्सिंग। ये क्या था, चेंज इन इंथैल्पी, लिख लेना चेंज इन इंथैल्पी, है ना, चेंज इन इंथैल्पी ड्यूरिंग मिक्सिंग या चेंज इन इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, कैसे भी कुछ भी कह सकते हो। मीनिंग क्या है, इस प्रोसेस में ना तो हीट इवॉल्व हो रही है ना तो हीट एब्जॉर्ब्ड हो रही है। यहां पर अगर दिख रहा हो तो आप समझिएगा मैं क्या लिखना चाहता हूं, मीनिंग क्या निकल के आए, दैट इज हीट ना तो, मैं लिखता हूं नीदर हीट इज इवॉल्व, और हीट कभी भी इवॉल्व होती है, ध्यान रखिए। तो हीट इवॉल्व होने का मीनिंग क्या है ये भी आप जानते हो, और नीदर हीट इज इवॉल्व नॉर एब्जॉर्ब्ड, ना तो एब्जॉर्ब्ड हुई है ड्यूरिंग डिसोल्यूशन, ड्यूरिंग डिसोल्यूशन। हीट कभी भी अगर एब्जॉर्ब हुई है तो दैट मीन्स उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं इंडोथर्मिक प्रोसेस, हीट इवॉल्व होती है तो अपन बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसका मतलब ये प्रोसेस ना तो इंडोथर्मिक होगा और ना ही होगा एक्सोथर्मिक। इतनी बात समझ आ रही, ठीक। ये 4 पॉइंट हो गए। चलिए और भी पॉइंट देखते हैं, इनको कायदे से लिख लीजिएगा। मैंने कहा ना हर एक बात समझिए और इसको नोट कीजिए, सारे क्वेश्चंस इसी से बनेंगे। जल्दबाजी नहीं चीज़ों में होनी चाहिए, किसी टॉपिक को एक बार पढ़ो फिर ऐसा पढ़ो कि ज़िंदगी में दोबारा पढ़ना ना पड़े, ठीक है। हालांकि कभी भी कुछ भी कंप्लीटली आप पढ़ नहीं सकते, पर फिर भी ऐसा पढ़ो कि मोस्टली सारा काम आपका हो जाए, मैक्सिमम काम आपका हो जाए। तो एक बात सुनो, 5th पॉइंट में एक बात समझिए, आइडियल मिक्सिंग में टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, बिकॉज ये भी इसकी सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। तो आपको कुछ प्रोसेस देखना है तो एक, हालांकि डिफरेंट रेंज पॉसिबल है, पर एक टाइम जब डेटा कलेक्ट कर रहे होगे तो एक टेम्परेचर फिक्स करोगे, प्रोसेस के ड्यूरिंग टेम्परेचर में आप छेड़खानी नहीं करोगे, ठीक है, ना इंक्रीज ना करोगे ना डिक्रीज करोगे। एक और बात, आपको पता है डेल्टा एच इक्वल टू का फॉर्मूला क्या होता है ना, इंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा यू। देखिए ध्यान से, हम चाहें तो यहाँ मिक्सिंग लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो मैं हर जगह यहाँ पर मिक्सिंग के लिए लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर लिखा हुआ है, तभी टी के आगे डेल्टा ऑफ नहीं लगा हुआ है, बिल्कुल भी सही है। अब एक बात बताइए, डेल्टा एच आपका पहले से ही 0 था, है ना, ये भी 0 है, 0 की टी से मल्टीप्लाई तो 0 आएगा। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया, समझ में ये आया कि डेल्टा यू ऑफ मिक्सिंग जो है वो भी 0 है। और डेल्टा यू क्या है बेटा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है, ड्यूरिंग मिक्सिंग, ऑब्वियस है ना। तो 5th पॉइंट क्या है, डेल्टा यू ऑफ मिक्सिंग भी 0 क्यों हुई, क्योंकि तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ से अच्छे से, ठीक है। एक बात और, 6 पॉइंट को समझने के लिए, है ना, 6 पॉइंट को, अब टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड बी कांस्टेंट, तो इसको आप इस पॉइंट को 6 में डाल सकते हो जहाँ पर डेल्टा यू ऑफ मिक्सिंग 0 हो गया। तो 7th पॉइंट देख लो, अपने को क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, एक फार्मूला आपने और पढ़ा है क्या, इन टर्म्स ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, मिक्सिंग वर्ड लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग होता है, आपको पता है, थर्मोमीटर पढ़ रखा आपने, क्या याद करो अच्छे से, क्या कहते हैं इसको, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच फ्री एनर्जी चेंज है, डेल्टा एच क्या है, ये भी मिक्सिंग कर देते हैं,
डेल्टा एच है एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एस क्या है, एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी क्या होती है, रेंडमनेस होती है। ठीक है, किसी भी प्रोसेस में कितनी रेंडमाइजेशन आई है। ठीक है, ठीक है, तो चलो ठीक है, बात करते हैं आगे। ओके, डेल्टा एच जो है ये आपका जीरो है, सही है। डेल्टा एच क्या है, जीरो है आपका। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है। ओके, तो डेल्टा जी और डेल्टा एस किस तरीके से, देखिए एक बात समझिए ध्यान से। प्रोसेस अगर हो, अगर आप चाहते हो तो डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग शुड बी नेगेटिव, वरना स्टेबिलिटी, अगर कोई चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ अटेंड नहीं करेगा तो प्रोसेस सिस्टम चलेगा ही नहीं और प्रोसेस आगे बढ़ेगा नहीं। तो डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, दैट इज डेल्टा जी जो है नेगेटिव होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है, डेल्टा जी की वैल्यू जीरो से कम होनी चाहिए। इतनी बात ध्यान रखिए, ये तो पक्का है। अब अगर ये नेगेटिव है और ये जीरो है, बहुत ध्यान से समझिए, ये नेगेटिव है ये जीरो है ना, तो डेल्टा एस की वैल्यू कैसी होगी, खुद दिमाग लगा दो। ये नेगेटिव है, इसकी तो खत्म हो गई वैल्यू ही। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो नेगेटिव वैल्यू है, यहाँ पर ये जीरो है, माइनस टी डेल्टा एस, ये खत्म हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या आएगी, है ना, डेल्टा एस की वैल्यू जो होगी वो हो सकती है पॉजिटिव। ठीक है, डेल्टा एस में बी पॉजिटिव, दैट्स ओके, पर डेल्टा जी जो है शुड बी नेगेटिव। सारे पॉइंट जो लिख रहा हूँ कोई फालतू पॉइंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतनी सी बात। तो 8th पॉइंट क्या हो सकता, मैंने अभी जस्ट आपसे कहा, क्या कहा कि देखिए वैसे तो कोई भी सोल्यूशन आइडियल बिहेवियर नहीं देता है, पर जनरली बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन जो है वो एक आइडियल बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकली वही शो करते हैं जो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हों। दूसरी बात मैंने कहा था कि राउल्ट लॉ फॉलो करते हैं, इसका मतलब राउल्ट लॉ के लिए जो भी कंडीशंस हैं फार्मूले की वो उसको फॉलो करेंगे। तो सोल्यूशन के लिए अगर हम प्रेशर निकालें या वेपर प्रेशर निकालें तो वो PA प्लस PB होगा, ये राउल्ट लॉ में पढ़ रखा है। ये डाल्टन लॉ लग गया, राउल्ट लॉ में इसको ओपन कर देते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A प्लस चाई बी इंटू PB। जिसने लास्ट लेक्चर में राउल्ट लॉ पढ़े होंगे उसको आइडिया होगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ। दैट मीन्स ये फार्मूले फॉलो करेंगे, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर आइडियल सोल्यूशन की तुम बात करते हो, इसका मतलब क्या है, A और B को जब हमने सोल्यूशन बनाया आपस में डिजॉल्व करके, तो AB ना तो डिसोसिएशन प्रोसेस शो करें ना ही एसोसिएशन प्रोसेस शो करें। इसका मतलब क्या है, सॉरी, इसका मीनिंग ये है, एसोसिएशन का मीनिंग क्या है, ऐसा नहीं कि A जो है कुछ और बन गया, आपस में मिलकर कोई डाइमर ट्राइमर बन गया। ठीक है, और ये भी नहीं कि A जो है किसी अन्य पार्टिकल में टूट गया। सिमिलरली B के लिए कह सकते हैं। आप ये भी ध्यान रख सकते हो, जनरली आप सल्यूट और सॉल्वेंट कह करके हैबिचुअल हो चुके हो, तो आप यहाँ पर चाहो तो सब्सटेंस A को एज ए सॉल्वेंट समझ सकते हो, क्योंकि आयुपैक या फिर अदर बुक यही लिखती हैं, स्टैंडर्ड है B के लिए वो सल्यूट को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, तो पूरी कहानी बदल सकते हो। जो मैंने कहा कि पार्टिकल A के बीच के इंट्रैक्शन सेम होंगे, ये होगा वो होगा, तो आप सल्यूट इंट्रैक्शन, सॉल्वेंट इंट्रैक्शन की बात भी कर सकते हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है ना, वो तो जनरल टर्म है। तुम तो सल्यूट और सॉल्वेंट तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बेसिस पे तय करते हो। ठीक है, सल्यूट सॉल्वेंट तो एक डाइलेक्ट्रिक बेसिस पे एक नाम रखा गया है, पर है तो सब्सटेंस ही। ठीक है ना। 9 पॉइंट क्या है कि एसोसिएशन, डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए, नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ठीक है, मॉलिक्यूल का नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग डिजॉल्व करने टाइम, डिजोल्यूशन के प्रोसेस में कोई भी एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए।
इतनी सी कहानी, ठीक है। इन सभी पॉइंट से तो क्वेश्चंस रेयरली आते हैं, मतलब आ जाते हैं, ये पॉइंट पता होने चाहिए, बहुत इजी है। पहला पॉइंट क्या है, आइडियल बिहेवियर के लिए राउट लॉ फॉलो होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि इंट्रैक्शन जो है सल्यूट सल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सोल्यूशन में सेम होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग जीरो होना चाहिए। चौथा पॉइंट क्या है, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग जीरो होना चाहिए। टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होने चाहिए। राउट लॉ की जो इक्वेशंस हैं, जो फार्मूले हैं, वो एग्जैक्टली फॉलो करेंगे। डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं होगा, ठीक है। अब फिर आप डेल्टा जी शुड भी नेगेटिव और उसके थ्रू डेल्टा एस क्या जाएगा, पॉजिटिव। सारे पॉइंट हो गए, देखो चुटकियों में हो गए, 30 सेकंड भी नहीं लगे। क्या समझे, याद कर लो इनको, है ना, हमेशा याद रहेंगे। तो इसका मतलब इसके लिए अगर ग्राफ कर, क्योंकि राउट लॉ फॉलो कर रहा है, तो आइडियल बिहेवियर के लिए जो ग्राफिकल स्टडी हुई थी, जो राउट लॉ में ग्राफ बनाया था हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बिटवीन, वो ग्राफ एग्जैक्टली सेम होगा इसके केस में भी, ठीक है। एक दूसरी बात समझिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या है वो बताता हूं। इसके एग्जाम्पल, इससे ही नीट या अदर एग्जाम्स में खूब क्वेश्चंस आए हैं, अलग अलग के घुमा के बातें करेंगे, ठीक है। बोल देंगे इसमें से कौन सा आइडियल बिहेवियर नहीं दे रहा है, कौन सा कॉम्बिनेशन, या कौन सा कॉम्बिनेशन आइडियल है। तो कुल मिला के ये है कि अपने को पता तो होना चाहिए ना कि इसके एग्जाम्पल हैं कौन कौन से। वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं तुम्हें वो एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ जो जनरली पीछे प्रीवियस अलग अलग वैरायटी आप एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। क्योंकि किसी एग्जाम्पल का अंत नहीं होता है, फेमस एग्जाम्पल्स हैं, इसी से क्वेश्चन आ जाते हैं। इतने ध्यान रखो, काम हो जाएगा। तो फर्स्ट जो है एग्जाम्पल आपका, ठीक है, फर्स्ट वो है बेंजीन प्लस टोल्यूइन। आपसे ये नहीं पूछेगा कि इसमें से सॉल्यूट कौन सा सॉल्वेंट कौन सा है, क्योंकि इतना डेटा आप याद नहीं कर सकते कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसके याद करो ना, ना कॉम्बिनेशन कोई एक सॉल्वेंट होगा, ठीक है। दूसरा ब्यूटाइल क्लोराइड प्लस ब्यूटाइल ब्रोमाइड। जिसको ये चीजें समझ नहीं आई उसको बताता हूं, ब्यूटाइल का मीनिंग क्या है, ठीक है। मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ठीक है। तो ये हो गया CH3 CH2 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 Cl, ये आपका क्या है, ब्यूटाइल क्लोराइड। इधर देख लीजिए इसको भी, CH3 CH2 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 Br। ये क्या में भी ऐसे लिखा हो ना, देखिए ध्यान से, कभी भी मीथेन से एक H निकल जाता है तो मिथाइल बनता है, इसको अपन लिखते हैं शॉर्ट में Me से। जब इथाइल बनता है इसको अपन लिखते हैं Et से। जब प्रोपाइल बनता है CH2 CH2 CH3, 3 कार्बन्स के लिए, तो Pr लिखते हैं। 4 तक ही पूछता जनरली, CH2 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 CH3 ब्यूटाइल, ठीक है। नॉर्मल चेन लिखी हुई, तो ये सिंबल से ऐसे याद रखा करो, ठीक है। अब आप बड़े हो गए, चलो अगले। तो ये बेंजीन एंड टोल्यूइन आपके 2020 वाले नीट में पूछ चुका है आइडियल बिहेवियर के लिए, ठीक है। ऐसे ही एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, एन नहीं भी लगा होगा तो कोई टेंशन की बात नहीं, एन का मतलब सीधी चेन के बारे में बात हो रही, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आपका बेंजीन में अगर क्लोरो लगा दें, Cl, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। जिसको ये बात समझ नहीं आए वो समझ ले, देखिए दिस इज योर बेंजीन, ऊपर लगा दो Cl, कहीं पर भी लगा दो। बच्चे अक्सर टॉप पे लगाते, हम यहाँ लगा देते हैं, तब भी बात वही है, ठीक है। ये से पोजीशन होती है, फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट कहीं पर भी लग सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही, ओके। आगे बात करते हैं। ऐसे ही अगला एग्जांपल जो भी हो नंबर सीरियल रखेगा, CH3 CH2 Br, इसका नाम है इथाइल, क्योंकि 1 2 कार्बन के लिए एल्केन की चेन है,
इथाइल ब्रोमाइड, क्या पता नाम से ही पूछ ले, ठीक है, प्लस इसके संग कॉम्बिनेशन क्या है, इथाइल आयोडाइड का, फार्मूला लिख देता हूँ सीधा, CH3 CH2। हो सकता है गलती आपकी हो कि आप पहचान ही ना पाओ कि अब वो फार्मूला में लिखेगा या उसके नाम को लिखेगा, मेरे को नहीं पता। इथाइल आयोडाइड, आयोडाइड, ठीक है। और भी एग्जांपल इतना नोट कर लीजिए, और भी एग्जांपल लिख लेते हैं, एक और लिख लो। अच्छा, ऑन एन ऑक्टेन एंड एन नोनेन, जब ये नाम लिखता हूं देखिए ऑक्टेन का मतलब है 8 कार्बन होगा एल्केन का, और नोनेन का मतलब है 9 कार्बन होंगे। अब CH3 से लेके CH2 तक निपटा दो, ठीक है। CH3 से लेके एक तरफ CH3 और CH2 करके 8 तक जाओ, स्ट्रक्चर बन जाएगा। जनरली नाम ही लिखेगा क्योंकि कॉपी भर जाती है तो प्रिंट नहीं करते इतना लंबा, ठीक है। हेक्सेन का मतलब क्या है, 6 कार्बन, C6। हेप्टेन का मतलब C7, है ना, इतनी सी बात। ये एग्जाम्पल था, आप याद रखो और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इससे बाहर कभी कुछ नहीं पूछेगा। एक बार फिर से फिंगर टिप्स पे याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इनके एग्जाम्पल्स ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम्पल्स ही आपको कंफ्यूज करेगा और ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्योंकि क्या करें, डेटा कभी कभी कुछ चीज़ें नॉलेज के लिए पढ़नी पड़ती, याद करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब जितना भी तुमने पढ़ा, और भी एग्जाम्पल्स आपको मिल जाते हैं तो आप उसमें पुट कर सकते हैं। जनरली ये फेमस एग्जाम्पल्स हैं, देखा मैंने, यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी अगर तुम चाहो तो प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, नहीं भी करते हो तो अगर दिमाग तुम्हारा सही काम करता है तो आप कर लोगे, ठीक है। दूसरी बात क्या है, सेकेंड बात ये है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या है, व्हाट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आप कहेंगे सर, जो सॉल्यूशंस आइडियल बिहेवियर नहीं देते हैं वो नॉन आइडियल, दैट मीन्स जो इसके जस्ट रिवर्स काम कर रहा है, जो आइडियल नहीं। तो आइडियल को छोड़ के जितने भी हैं वो नॉन आइडियल में आ जाते हैं, तो साथ तो सही तुम्हारी है। तो पहला पॉइंट तुमने उसमें क्या कहा था कि राउल्ट लॉ ऑफ आइडियल के लिए राउल्ट लॉ फॉलो होता है, नॉन आइडियल के लिए राउल्ट लॉ फॉलो नहीं होगा। तो डोंट फॉलो राउल्ट लॉ, सिंपल अपने आप लिख लो, डोंट फॉलो राउल्ट लॉ। ठीक है, बहुत बड़े पॉइंट की जरूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट आपने क्या कहा था कि इंटरेक्शन जो था सिमिलर के बीच में और डिसिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में, मतलब ए के बीच में इंटरेक्शन और बी के बीच में इंटरेक्शन जो था वो एग्जैक्टली सेम था किसी ए के इंटरेक्शन के, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, जो इंटरेक्शन यहां है वही इंटरेक्शन यहाँ है, वही इंटरेक्शन यहाँ है। सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच के जो इंटरेक्शन वो आपस में इक्वल तो है ही, साथ साथ इसके साथ इक्वल है, ठीक है, ओके। तीसरा पॉइंट क्या है, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग जो था आइडियल के लिए 0 था, यहाँ होगा नॉन जीरो। दूसरा, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग जो था आइडियल के था 0, यहाँ क्या होगा नॉन जीरो। दूसरी बात, डेल्टा यू ऑफ मिक्सिंग जो था वो आइडियल में क्या था 0, यहाँ होगा नॉन जीरो। कितना आसान है। एक बात बस इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग, क्योंकि प्रोसेस चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल होने के लिए डेल्टा जी शुड बी निगेटिव, ये बात ध्यान रखना, इसको रिवर्स मत करना, सही है, इसको रिवर्स मत करना, ध्यान से इसको रिवर्स मत करना। और डेल्टा एस की कोई कहानी नहीं है, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, कि जब इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, सॉरी एक नॉन इक्वल टू 0 है, तो भैया मुझे पता नहीं है, तब तो केस ये है कि इट मे बी पॉजिटिव इट मे बी नेगेटिव, है ना। तो ये इसकी यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू पॉसिबल है, इतनी बात ध्यान रखिए। पर होता क्या है, ये भी ऑब्जर्व है कि नॉन, अब ये ओबे नहीं करता है राउल्ट लॉ को, फॉलो बिल्कुल भी नहीं करेगा, डेविएट करेगा राउल्ट लॉ को, ठीक है। तो डेविएशन कभी कभी पॉजिटिव होता है, वैल्यू राउल्ट लॉ से ज़्यादा आने लगती है और कभी कभी कम आने लगती है। तो इसको फर्दर स्प्लिट किया गया दो कैटेगरीज में,
कि वो सारे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ के पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं, और अदर को कहाँ डाल दिया गया, निगेटिव डेविएशन में। तो नॉन आइडियल को फर्दर स्प्लिट किया, सारे पॉइंट लिख लीजिएगा। मैं बस आपसे इतना कह रहा हूं कि इन सारे पॉइंट को फर्दर स्प्लिट किया गया है दो कैटेगरीज में। अब इसको स्प्लिट किया गया, सारे चीजें आपको अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यही समझिए। ओके, तो हम इसको बोल सकते हैं पॉजिटिव, चलो ऐसे लिख देते हैं, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। यहाँ पर बोल सकते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ओके, आइए देखते हैं पॉजिटिव का मीनिंग क्या है। नॉन जीरो में देखिए, तो कोई चीज़ अगर नॉन जीरो है तो इसका मतलब या तो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी, है ना। तो पॉजिटिव में वैल्यू, सपोज एक्स पॉजिटिव है, इसका मीनिंग क्या है कि वो एक्स ज़्यादा है जीरो से। अगेन अगर लिखा हुआ x नेगेटिव, दैट मीन्स जीरो से कम है, क्योंकि जीरो की वैल्यू जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में इस तरीके से लाई करती है। ये तो तुम्हें पता ही चल गया हो गया, ठीक है ना। ओके, आते हैं वापस टॉपिक पे, क्योंकि समझना इसी को है। तो पहला पॉइंट अपन क्या डिस्कस किए थे, सिमिलर और डिससिमिलर के बीच में इंट्रैक्शन क्या था। तो मेरा मीनिंग क्या है, सिंपल में बात करूंगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा। ए और ए के बीच का इंट्रैक्शन और बी और बी के बीच का इंट्रैक्शन। अब ये तो पता है कि ये नॉट इक्वल टू ए बी है, ये अपने को पता है, पर इक्वल नहीं, दैट्स ओके। यहाँ पर भी मैं कह सकता हूँ फर्स्ट पॉइंट में कि ये इसके इक्वल नहीं है, इसका मतलब कम या ज़्यादा होंगे। बार बार नॉट इक्वल टू अपन नहीं लिखेंगे इसको, ठीक है, तो पता चल ही गया। मेरा इंटरेस्ट कहीं और है, इक्वल नहीं है, ज़्यादा है कम है ये बताओ आप, खाली पॉइंट तो यही है। देखो ध्यान से, हमेशा इस इक्वल के लेफ्ट चाहिए, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में हमेशा वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन जीरो की तरफ जाएगी, ये ध्यान रखना, या ग्रेटर की तरफ आएगी। इतनी बात तुम ध्यान रखना, आपको हो जाएगी आसानी। तो मतलब ए बीच के जो इंट्रैक्शन है या बी की इंट्रैक्शन है, उसकी कंपेरिजन अगर तुम इससे करते हो तो ये हमेशा वीक होंगे। इसका मतलब ए बी के बीच के इंट्रैक्शन जो है वो वीक है, तो वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। यहां पर इसके बीच में और इसके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ध्यान से वर्ड पूरा लिखना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ स्ट्रॉन्ग है, यहाँ वीक है। तो भैया यहाँ क्या होंगे, जस्ट रिवर्स कर दो, निगेटिव का मीनिंग उल्टा जा रहा है, इक्वल तो बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब है यहाँ पर और यहाँ पर जो इंट्रैक्शन है वो वीक है, वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बहुत सिंपल सी है, याद करने का सिंपल तरीका। पॉजिटिव में चीजें ग्रेटर, पॉजिटिव की तरफ मतलब प्रोसेस होने से पहले, मतलब सोल्यूशन बनने से पहले की कंडीशन हमेशा ज़्यादा आएंगी, वैल्यू ज़्यादा आएंगी हर चीज़ के लिए, ठीक है। तुम इसे समझ चुके हो, ये मैं होप कर सकता हूँ। टू, सेकेंड पॉइंट क्या है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, तुमने ये कहा कि डेल्टा एच जो है नॉन जीरो है, तो पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगी। मैंने कहा ना पॉजिटिव में हर चीज़ ग्रेटर में ले लो, जीरो से बड़ा होगा, खत्म हो गई बात। अब डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग जीरो है, इसका मीनिंग क्या है कि डेल्टा एच जो है वो शुड भी पॉजिटिव, तभी तो जिससे बड़ा होगा। डेल्टा एच किसी प्रोसेस में पॉजिटिव आता है, इसका मीनिंग क्या है कि अगर तुम लिखो एच एफ माइनस एच इनिशियल, डिजॉल्व होने के बाद सोल्यूशन की इंथैल्पी ज़्यादा आएगी और इनिशियली कम थी, तभी डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। ये कब होगा,
जब डेल्टा एच एफ इज ग्रेटर देन डेल्टा एच आई। इसका मतलब क्या है, अगर तुम 10 लीटर, अगर तुम यहाँ समझो 10 लीटर ऑफ ए है ना, और 10 ml ऑफ ए, 10 ml ऑफ बी तुम अगर डिजॉल्व करते हो तो यहाँ पर 20 तो नहीं बनेगा। जो बनेगा ना वो 21, 22 कुछ हो सकता है, मतलब ग्रेटर देन 20 ml बनेगा। ये तो समझ लीजिए ध्यान से, ठीक है। सॉरी, मैंने ये बात इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम कह दी, वॉल्यूम के लिए भी यही आएगा। मैं एंथैल्पी के लिए बात करता हूँ। फाइनल जो है सोल्यूशन हीट कर जाएगा, क्योंकि एंथैल्पी पॉजिटिव आ रही है, और पॉजिटिव का मतलब होता है जनरली क्या, याद करो पॉजिटिव का मीनिंग क्या है। पॉजिटिव का मीनिंग ये है, सॉरी हीट नहीं, उल्टा हो गया। डिजॉल्व जब करेंगे आप, जब शुगर को वाटर में डिजॉल्व करते हो तो शुगर क्या करता है, वाटर क्या करता है, वाटर जो है, या शुगर की बात कर, शुगर डिजॉल्व होने के लिए वाटर की एनर्जी कंज्यूम कर लेता है, इसीलिए लेमनेट जो बनता है तो ठंडा हो जाता है, ऑटोमेटिक ठंडा हो जाता है। यूरिया वाटर में डिजॉल्व कर दो, पूरा सोल्यूशन पर ठंडा पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ जाएगा। क्यों होता है, क्योंकि यूरिया को डिजॉल्व होने के लिए चाहिए एनर्जी, वो वाटर मालिक्यूल की एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है डिजॉल्व होने के लिए, ठीक है ना। तो ओवरऑल सिस्टम ऐसा हो जाता है। तो देखो इसका पॉजिटिव होने का मीनिंग ही यही है, क्या, कि ये इंडोथर्मिक है। और आपको पता होगा कि इंडोथर्मिक का मीनिंग क्या होता है। इंडोथर्मिक प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है, मतलब डिजोल्यूशन प्रोसेस में हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। या कह सकते हो ये आपका जो है इंडोथर्मिक डिजोल्यूशन है, ठीक है। दैट मीन्स हीट इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द डिजोल्यूशन। पूरी बात कर लेना, वहां बात करते हैं नंबर 2 की। डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग जो है लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 का मीनिंग क्या है, डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव। अब नेगेटिव का मीनिंग ये भी है कि डेल्टा एच एफ जो है वो लेस देन होगा डेल्टा इनिशियल के, मतलब इनिशियल वाले की एंथैल्पी के फाइनल कम होगा, तभी ऐसा होगा। और ये तो ये कब होता है, ये होता है एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन। बार बार लिखना पड़ता है, तुम लोग मेरी आवाज़ सुन के समझ जाए करो, नोट कर लिया करो, ठीक है। और एक्सोथर्मिक का मतलब हीट जो होगी इवॉल्व होगी, रिलीज होगी। क्या मतलब है, हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग डिसोल्यूशन, ठीक है ना, इतनी बात समझो। अच्छा, तीसरा पॉइंट, डेल्टा वी सिमिलरली ज़्यादा होगा यार, बहुत अब तो आसान है। इसका मीनिंग क्या है, ज़्यादा कब होगा, जब फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम के ग्रेटर होगा, तभी होगा। फाइनल वॉल्यूम जो है टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज ग्रेटर देन किसके, सम ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। सिंपल सी बात है। क्यों मैंने तुमको कहा, सिंपल कहा कि अगर 10 ml ऐड करते हो मतलब 20 ml, डिजॉल्व करने के बाद जो तुम एक्सपेक्ट करो 20 ml से ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी। सिंपल सी बात है, समझना, ठीक है ना, इतनी सी बात समझना। यहाँ लिखते हैं थर्ड पॉइंट, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग जो है लेस देन 0। सारे पॉइंट को ध्यान से याद करना, और तरीका सिखाई दिया, सब ग्रेटर है बाद में लेस कर जाएगा। तो यहाँ पर समझिए वॉल्यूम इंक्रीज हुई है आफ्टर डिसोल्यूशन, क्योंकि फाइनल ग्रेटर देन है। क्या मतलब है, दैट इज, देख लो, वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड आफ्टर डिसोल्यूशन, डिजॉल्व करने के बाद वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है। यहाँ पर जस्ट रिवर्स कर दो इसका मतलब है डेल्टा एच एफ इज लेस देन डेल्टा, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, वी एफ इज लेस देन वी आई। फाइनल वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, तो फिर क्या लिखो, डेट इज में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज डिक्रीज, सिंपल, वॉल्यूम इज डिक्रीज आफ्टर डिसोल्यूशन। ये सारे सेंटेंस लिखना जरूर, बिकॉज जब स्टेटमेंट के क्वेश्चन आएंगे तुम हिला नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे उस चीज़ को, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट, और कौन कौन से पॉइंट बचे हुए, ओके ये डिस्कस कर लिया। अच्छा ठीक है, राउल्ट लॉ के फॉर्मूले की बात करते हैं। तो तुमको एक बात बताओ, पी ऑफ सोल्यूशन की बात करते थे तो वहाँ तुम कहते थे भैया डाल्टन्स लॉ, पी ए प्लस पी बी,
इंटरेक्शन सेम, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पी टोटल जो है इसका मीनिंग ही क्या है, पी ए प्लस पी बी। ये तो डाल्टन्स का लॉ बोलता है, पर पी ए प्लस पी बी की जो वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू तुम रखोगे यहाँ पर, ये ग्रेटर आएगी किसके, चाहे ए इंटू पी ए डॉट प्लस चाहे बी इंटू पी बी नॉट। ओके, या तुम ये कह दो कि भाई सिंपल सी बात है, ये सोल्यूशन की वैल्यू ज़्यादा आएगी। ग्रेटर के साइन जहाँ इक्वल था वहाँ ग्रेटर लग गया, ठीक है। यहाँ पर क्या तुम लेस देन ले लो। देखिए पी ए की वैल्यू क्या है, ये है, पी बी की वैल्यू क्या है, ये है। तुमको इतना तो पता ही होगा। फोर्थ पॉइंट क्या है, पी ऑफ सोल्यूशन जो है वो लेस देन है चाहिए पी ए डॉट प्लस चाहे बी पी बी डॉट का मतलब नॉट बोलना था, डॉट बोल दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, अच्छा एक पॉइंट और, देन इसके एग्जाम्पल, सारे पॉइंट लिख लेना, ठीक है। तो पॉजिटिव डेविएशन में फर्दर कुछ पॉइंट और देख लेते हैं, ठीक है। ओके, लास्ट पॉइंट जो भी था, मुझे नहीं पता कि कौन सा पॉइंट था, ठीक है। लेट्स सपोज 5-6 पॉइंट जो भी हो, लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखिए हमने ये देखा था, क्या देखा था दोस्त, डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव आया है, हीट बढ़ी है, हीट जो है वो इंक्रीज हुई। अगर हीट इंक्रीज होगी तो उसका मतलब क्या है, अगर तुम थर्मोमीटर से टेम्परेचर नापो तो टेम्परेचर तो क्या हुआ होगा, टेम्परेचर डिजॉल्व करने पर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ होगा। टेम्परेचर ड्यूरिंग डिजोल्यूशन इंक्रीज। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है ड्यूरिंग द डिजोल्यूशन तो यू नो दैट वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर प्रोसेस में किसी तरीके से हमने एडिशनली कोई टेम्परेचर दिया नहीं है पर टेम्परेचर ऑटोमेटिक इंक्रीज हुआ है तो ज़्यादा मॉलिक्यूल जो है कहाँ से, लिक्विड से वेपर के तरफ मूव होंगे। इसका मतलब है कि वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, और वेपर प्रेशर तभी इंक्रीज होगा जब ए और बी सोल्यूशन से वेपर में कन्वर्ट ज़्यादा होंगे, ठीक है। ये सब कहानी जिसने पिछले लेक्चर्स पढ़ी को समझ में उसको आएगी। मीनिंग क्या है, टेम्परेचर ऑफ डिजोल्यूशन जब बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। मीनिंग क्या है, कुछ नहीं है, जो ए और बी की एस्केपिंग टेंडेंसी है, ठीक है, वो ज़्यादा होगी, ठीक है। किससे, जो तुम एक्सपेरिमेंटली सोच रहे होगे या फिर आइडियली सोच रहे होगे, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। आइडियली कुछ वैल्यू होगी तो मैं सिंपल कह सकता हूँ, या सिंपल मैं कहूँ वेपर प्रेशर जो होगा वो ज़्यादा होगा वेपर प्रेशर आइडियली। मीनिंग वही आ गई, जितना तुम आइडियली वेपर प्रेशर एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे वेपर प्रेशर जो है एक्चुअल वाला जो है इस केस में चुअल ज़्यादा आएगा। मेरा स्टेटमेंट ये है, या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ ए एंड बी escape easily showing higher vapor pressure, ठीक है, देन द एक्सपेक्टेड आइडियली, है ना। आइडियली या फिर इसको हम एक्सपेक्टेड भी बोल सकते हैं। यहाँ कहानी उल्टी है, यहाँ क्या था, डेल्टा एच था नेगेटिव, ठीक है। इसका मतलब हीट जो है वो कम हो गई, हीट क्या हुई है, कम हो गई। मतलब कम होने का मतलब क्या, पहले कितनी थी बाद में क्या, फाइनल में कम हुई, ठीक है, फाइनल में कम हो गई। डेल्टा एंथैल्पी चेंज आपका डिक्रीज हुआ है। और एंथैल्पी चेंज डिक्रीज हुआ मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर ऑफ डिजोल्यूशन क्या होगा, ऑब्वियस है डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करेगा तो वेपर प्रेशर भी थोड़ा सा कम बनेगा। फिर एस्केपिंग टेंडेंसी एंड ए of A and B, the escaping tendency of A and B from liquid to vapor decrease कर जाएगी। That means vapor pressure जो एक्चुअल आएगा वो कम आएगा, किससे, वेपर प्रेशर जो तुम एक्सपेक्टेड कर रहे हो, एक्सपेक्टेड आइडियली,
ये पॉइंट भी बहुत अच्छा सा पॉइंट है, क्योंकि इससे स्टेटमेंट में क्वेश्चन आपसे पूछ के आपको दिक्कत दे सकते हैं वो। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट रहे। अब मैं बस बात करूंगा इनके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल याद करना है, एग्जाम्पल तो याद करने ही पड़ेंगे, उसके लिए बेटा कोई ट्रिक वुक नहीं। सबसे फेमस एग्जाम्पल फर्स्ट वाला जो है वो एसिड। देखिए, अब मुझसे यह आप मत पूछिएगा कि सर इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, मैं लिख दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। देखिए एसीटोन, अब मैं लिखूं क्या, CH3COCH3। ठीक है, ये एसीटोन हो गया, कॉमन नेम है। वैसे इसका इथाइल अल्कोहल बोलते हैं, CH3CH2OH। चलो दूसरा लिखता हूँ, ये इसी का फार्मूले हैं, ये इसका फार्मूला, ये इसका। ठीक है, ये ए पॉइंट कर लो तो ये बी कर लो। अगला क्या हो सकता है, एसीटोन को अगर आप मिक्स करते हो CH2 के साथ तब भी कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, और क्या हो सकते हैं, और हो सकते हैं कि अगर आप एसीटोन को बेंजीन के साथ मिक्स कर दो, ये भी आपका फार्मूला हो गया, ये भी बहुत फेमस फार्मूला है। सही है, इतनी सी बात। अच्छा, डी पॉइंट, वाटर ये सब लिक्विड है। वाटर को मिथेनॉल, मेथ प्लस एन प्लस ऑल, इसका फार्मूला होता है बेटा CH3OH, इसे मिथेनॉल। तो वाटर मिथेनॉल का कॉम्बिनेशन भी आपका किसका है, ये फार्मूला है। फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है ना, घबराइएगा नहीं। अब ई पॉइंट क्या है, वाटर को इथेनॉल के साथ कंबाइन कर दीजिए, तो इथेनॉल हो गया। क्या हो गया, CH3CH2OH, 2 कार्बन आ गए। एफ पॉइंट, और क्या हो सकता है, और हमारे पास हो सकता है अगर आप CCl4 को आप टॉलुइन में के साथ मिक्स कर दीजिए, है ना। मैंने कहा CCl4 को टॉलुइन के साथ, टॉलुइन क्या होता है बेटा, बेंजीन के कहीं पर भी CH3 लगा दो, इसी को अपन C6H5CH3 बोलते हैं। ठीक है, C6H5CH3 टॉलुइन का फार्मूला ये हो गया। और एफ के बाद क्या होता है, ठीक। और क्या हो सकता है, CCl4 को क्लोरोफॉर्म के साथ ऐड कर दो, CCl4 को क्लोरोफॉर्म के साथ, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CaCl3। CCl4 क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, नाम सब तुमको पता होने चाहिए, इतना तो तुम कर सकते हो। ठीक है, दूसरा जी के बाद आता है H, CCl4 को बेंजीन के साथ ऐड कर दो। सही है, बेंजीन का फार्मूला आपको पता ही है ना, नहीं पता है तो देख लो। अरे बेंजीन तो पता है दोस्त आपको। ठीक है, इतने से एग्जाम्पल हैं, कुछ और एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, ये सारे लिख लो। ठीक है, तो हमने CCl4 देख लिया, बेंजीन देख लिया, CCl4 क्लोरोफॉर्म भी देख लिया, ये भी कई बार पूछा गया है, ये भी इवन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, एसीटोन बेंजीन हो गया, तो इथेनॉल बेंजीन देख लेते हैं। CCl4 को एक और चीज़ डिस्कस कर सकते हो, मिथेनॉल, CCl4 प्लस मिथेनॉल। ये अभी तुमको मैंने H के बाद क्या होता है, HI, अभी मैंने मिथेनॉल का तुम्हें फार्मूला बताया। ठीक है ना, तो अब दोबारा नहीं बताएंगे। तो अब इथेनॉल को बेंजीन के साथ डाल दो, इथेनॉल प्लस बेंजीन, आई के बाद आता है जे। देखो बहुत सारे एग्जांपल हो गए, घबराइएगा नहीं, लेकिन क्या करें, पूछे गए इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, अब इथेनॉल को हेप्टेन ना लिख के मैं पूरी बात लिखता हूँ, नॉर्मल हेप्टेन। हेप्टेन का मतलब C7। जे के बाद आता है KLMN, अगर होंगे पॉसिबल तो बता दूंगा।
एथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का फार्मूला क्या होता है, देखो ध्यान से, साइक्लिक है और 6 कार्बन है, ये है आपका साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब हर जगह पर H होंगे, तुम्हें इतना तो पता ही होगा। ठीक है, इतना तो मैं सोच सकता हूँ कि तुम्हें पता है। साइक्लोहेक्सेन और इथेनॉल का हो गया, और बेंजीन इथेनॉल हो गया है। आई गेस इतने हैं, अभी इससे ऊपर क्या ही आएंगे, कुछ 2-4 और मिल जाए आपको वो भी लिख लीजिएगा। उसके एग्जाम्पल देखते हैं, नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने क्या कहा कि अपन अब देखते हैं नेगेटिव डेविएशन वाले एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल तो याद रखना ही है, ABCDEFGHI JK, जो भी है, मुझे नहीं पता कितने एग्जाम्पल हो सकते हैं। देखिए, एसीटोन को एनिलीन के साथ, एनिलीन क्या होता है, फिर से वही कहानी, फार्मूले तो पता होने चाहिए ना, क्या पता स्ट्रक्चर खोल के रख दे। NH2 ग्रुप, या इस तरीके से लिख सकता है C6H5NH2, मुझे नहीं पता कि कैसे लिखेगा। ठीक है, तो एसीटोन का फार्मूला CH3, COCH3 आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, ऐसे ही एसीटोन को क्लोरोफॉर्म के साथ डाल, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CaCl3। मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये फॉर्मूले तो पता होने चाहिए, नहीं पता है तो आप इसको पता कर लीजिए। ठीक है, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, मिथेनॉल CH3OH, दिस इज द मिथेनॉल। मिथेनॉल मैं लिख देता हूँ नाम ही इसका, मिथेनॉल प्लस CH3COOH, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH, जो इसका फार्मूला मैं बता चुका हूँ पहले से ही, CH3OH। ठीक है, तो रिपीट नहीं करूँगा। ओके, ठीक है। अब देखो अगला क्या कर सकते हैं, इथेनॉल CH3CH2OH प्लस वाटर, इसका कॉम्बिनेशन भी नेगेटिव डेविएशन देता है। नहीं, रुको, ये तो एग्जाम्पल अपन कहाँ देखे थे, ये एग्जाम्पल देखे थे पॉजिटिव डेविएशन। देखो अभी मिस्टेक होने वाली थी, ठीक है ना। यहाँ पर ये था कि वाटर के साथ आप नाइट्रिक एसिड डाल दो, नाइट्रिक एसिड इनऑर्गेनिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये है HNO3। ठीक है, दिस इज नाइट्रिक एसिड HNO3, वाटर के साथ डाल दो। ठीक है, और यहाँ पर एग्जाम्पल और है, वाटर को डाल दो HCl में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम ले देता हूँ, चलो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या फार्मूला है, HCl। कई बार क्वेश्चन आए इसी से। ओके, H2O का कॉम्बिनेशन इसके साथ भी हो गया। ओके, क्लोरोफॉर्म बेंजीन, हाँ ठीक है। अब देखिए, बेंजीन को क्लोरोफॉर्म के साथ, ये भी आप क्लोरोफॉर्म हमें पता ही है, CH Cl3, राइट। आई गेस तुम्हें फार्मूला पता होंगे। ये एग्जांपल एक बहुत लिखने वाला जो है, ध्यान से समझिएगा, डाई इथाइल ईथर प्लस क्लोरोफॉर्म, ये नीट या PMT का क्वेश्चन आया हुआ है इसी क्वेश्चन से। देखिए मैंने क्या कहा, अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, कुछ क्वेश्चन पोस्ट कर दूंगा, आंसर की दे दूंगा। ठीक है, टिक कर दूंगा, उसके बाद भेज दूंगा जो भी अवेलेबिलिटी होगी मेरे पास, कुछ सर्टन क्वेश्चन खुद को चेक करने के लिए, है ना, तो तुम ट्राई कर सकते हो, राइट। डाई इथाइल ईथर और हाँ ठीक है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, ऐसे ही एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस एसिटिक एसिड को प्रिडीन में कंबाइन कर दो। प्रिडीन एक वीक बेस है। प्रिडीन क्या होता है, देखिए बेंजीन बनाते हो जो आप, इस तरीके से यहाँ पर नाइट्रोजन लगा दो बस, दिस इज द प्रिडीन, जब वीक बेस। ठीक है,
और कोई खास एग्जाम्पल नहीं बचे। तो ये निगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, नोट कर लेना, इतने बहुत है, इससे तुम्हारे क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। एक लास्ट चीज़ बचा हुआ है, मैं उसको भी देख लेता हूँ। आपने अगर आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ देखा होगा तो ऐसे बना होगा। आइडियल में ग्राफ अपने ऐसे बना होगा। मैं आइडियल की बात करता हूँ। ठीक है, आइडियल में चाहिए अगर 1 था तो यहाँ जो है चाहिए क्या हो जाएगा 0। सिमिलरली चाय भी अगर आपका 1 था तो इधर आओगे तो चाय भी क्या हो जाएगा आपका 0। यहाँ दिखा रहा हूँ मोल फ्रैक्शन, ठीक है, और यहाँ दिखा रहा हूँ वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर। तो एक सिंपल सी बात तुमने क्या कहा कि अगर चाहिए यहाँ पर लिया है तो लेट सपोज यहाँ पर जो है पी आया और लेट सपोज यहाँ पर पी आया। मैक्सिमम वैल्यू जो है वो पी प्योर के स्टेट में। ठीक है, तुम इसको जब मिलाते हो तो पी ऑफ सोल्यूशन मिल जाता है। यहाँ से पीबी की तरफ तुमको इंक्रीमेंट मिलता है, यहाँ पीबी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से आपका पीए इंक्रीज कर रहा है। ये आपके पीए के लिए है, ये आपके पीबी के लिए। पॉजिटिव डेविएशन की कहानी बस इतनी है कि जो लाइन डेटा एक्सपेक्टेड है उससे भी वो बढ़ जाएगा। ठीक है, मीनिंग क्या है, अगर मैं इधर देखूँ तो कुछ ये ऐसे ग्राफ मिलेगा, जब मोल फ्रैक्शन के साथ इधर आओगे तो ये ग्राफ ऐसे मिलेगा। जिसने प्रीवियस लेक्चर देखा है उसको ये ग्राफ कैसे बना समझ में आएगा, तो मैं यहाँ तुम्हें टाइम नहीं खराब करूँगा। और ये ग्राफ ऐसे मिलेगा, वैल्यू उससे भी फर्दर बढ़ गई। आइडियल वाला समझ लो, राउट लॉ में बस खत्म हो गया, उसके बाद तुम समझ जाओगे ये फर्दर इंक्रीज वैल्यू मिली है, क्योंकि अपन फार्मूले में क्या कहते, ग्रेटर देन लगाए हुए थे। ठीक है, इसका मीनिंग तुमको बता देता हूँ दोबारा। पीए जो है वो चाहिए डॉट से इक्वल नहीं है, ग्रेटर देन है। पीबी भी है क्या, चाहे भी इंटू पीबी डॉट के ग्रेटर देन है, और सोल्यूशन भी आया था ग्रेटर देन, इसलिए सब कुछ ग्रेटर देन है। ठीक है, यहाँ बात करते हैं, चलिए। और कंसीडर केस कौन से लिया है, इफ पीए नॉट इज ग्रेटर देन, क्योंकि लेस है ना ये पीबी। ये पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव का मीनिंग क्या है, वही कहानी। लेट सपोज यहाँ पर आपका पीबी है, यहाँ पर पीए नॉट है, यहाँ दिखा दिया वेपर प्रेशर, यहाँ दिखा दिया मोल फ्रैक्शन, चाहिए इक्वल टू 1, चाहे भी इक्वल टू 0, चाहिए इक्वल टू 0, चाहे भी इक्वल टू 1। जिसने इसको पढ़ा है पहले समझ में उसको आएगा। ये क्या था, पी ऑफ सोल्यूशन। तो निगेटिव डेविएशन में और कम पड़ेगा, मतलब ग्राफ इस तरीके से डिक्रीज होगा, ये फर्दर डिक्रीज होगा इस तरीके से, और ये भी डिक्रीज होगा। तो डॉटेड लाइन गिवन है, देखिए जो मैंने इस तरीके से या इस तरीके से कर्व दिखाए हैं, है ना, वो क्या है, वो एक्चुअल कर्व है या एक्सपेरिमेंटल लाइन है, एक्सपेरिमेंटल कर्व। और जो डॉटेड इस्तेमाल किया है वो क्या है, डॉटेड है जो तुम आइडियली निकालते हो, कैलकुलेटेड आइडियली, है ना। इतनी कहानी, मैं क्वेश्चंस नहीं करूँगा, भेज दूंगा, आप ट्राई करो, आपका हो जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। डाउट होगा तो आप कमेंट में कर सकते हो। ओके, थैंक यू।